प्रणाम। हम सब ने बहुत बार, हजारों बार सुना है, पढ़ा है कुंडलिनी शक्ति का जागरण। हम चाहते भी हैं कि हमारी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकता है आप में से किसी की शायद जागी हो, परंतु जिस किसी की नहीं जागी और वह चाहता है जागे, अथवा किसी भी प्रकार की आपकी जिज्ञासा है कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानने की, तो आज हमारे साथ बने रहें। आपके जितनी भी शंकाएं, जिज्ञासा, प्रश्न है कुंडलिनी से रिलेटेड, शायद सबका समाधान हो जाएगा। हमने कुंडलिनी शक्ति के बहुत लाभों के बारे में तो सुना है कि बहुत प्रकार के लाभ होते हैं, साथ ही साथ हमने ये भी सुना है कि कुंडलिनी शक्ति के यदि जागती है किसी साधक की तो उसके साथ बहुत प्रकार की हानियां भी होती हैं। अब ये जो दोनों बातें बोली हैं ये किसी न किसी संतों ने ही बोली है, तो जब संत ने बोला है तो वो ठीक ही होगा। तो हम ये भी जानेंगे क्या लाभ क्या हानि, और हम ये भी जानेंगे कि क्या गुरु के बगैर, अथवा गुरु आवश्यक है कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए, अथवा हम गुरु के बगैर भी जगा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में कहाँ स्थित है। कुंडलिनी शक्ति जो है वह हमारे लिंग और गुदा के बीच के जो स्थान है वहां पर स्थित होता है। 3.5 कुंडल मार के बैठी है वह कुंडलिनी आलादनी शक्ति, इसीलिए कुंडल है, कुंडल रूप में है, इसलिए कुंडलिनी शक्ति। स्पाइरल क्यों? क्योंकि स्पाइरल क्यों, सीधी क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है ये इट ऑलवेज मूव इन अ स्पाइरल मूवमेंट, तो इसीलिए कुंडलिनी शक्ति भी स्पाइरल है। प्राकृतिक प्रकृति है ना ये, आलादनी शक्ति, महामाया, महासर्पणी, अलग अलग तरह से संबोधन किया है कुंडलिनी शक्ति को। बहुत सी जगहों पे माँ भी कहा है। गुरु परंपरा में तो जब कुंडलिनी शक्ति का साधक जब कुंडलिनी को जगाने के लिए आह्वान करता है तो वह माँ स्वरूप में ही कुंडलिनी का आह्वान करता है कि हे कुंडलिनी माँ, मेरे अंदर भी आप जागृत हो और मुझे मेरे इन शरीर के जो 7 चक्रों का रूपांतरण करें। तो आज हम बात करेंगे इसी कुंडलिनी शक्ति के बारे में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। अब उस एनर्जी का हम किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, चाहे हम पंखा चलाएं, चाहे हम लाइट जलाएं, चाहे हम पानी गर्म करें, चाहे पानी ठंडा करें, एनर्जी है। उसी प्रकार जो कुंडलिनी शक्ति है ये भी एक एनर्जी है। हम इसको किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बुरा करेंगे तो उसके जो परिणाम होंगे वो बुरे होंगे। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने, गुरु परंपरा में गुरु ने ये कहा कि बिना गुरु के ना करें, क्योंकि जितनी भी बाकी साधनाएं होती हैं उन सब में हमारा चित्त परिवर्तित होता है, परंतु कुंडलिनी शक्ति में सिर्फ हमारी को एक एनर्जी मिलती है, चित्त प्रवर्तित नहीं होता। इसलिए कुंडलिनी शक्ति के साधक को, जो कुंडलिनी शक्ति का आह्वान करके जागृत करना चाहता है, उस व्यक्ति को हर रोज सत्संग सुनना अति आवश्यक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चित्त परिवर्तित भी हमें स्वयं करना पड़ेगा। अब हम आते हैं, गुरु आवश्यक है कि नहीं। जैसे अभी हमने बात की, गुरु आवश्यक, गुरु तो हर चीज़ के लिए आवश्यक है। आटा गूंदना, उसके लिए भी गुरु चाहिए। गुरु अथवा कौन? टीचर, मार्गदर्शक। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं और यहाँ से आप सीखेंगे तो ये हम लोग आपके मार्गदर्शक हो गए। मार्गदर्शक, टीचर, गुरु एक ही बात है। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूं, अथवा कहीं से आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, मैं नहीं दूंगा, खुश मत होना, अगर आपके पास कहीं से आ जाए, अब आपके ऊपर है कि आप उसका कैसे प्रयोग करें। 1 करोड़ को 100 करोड़ बना लें या 1 करोड़ को जुए में हार कर 0 कर लें। वही कुंडलिनी शक्ति है। शक्ति को आप जगा लेंगे, जगानी भी आपको खुद ही है, जगानी भी आपको स्वयं को है, कोई और नहीं आके जगाएगा। मैं भी आपको विधि बताऊंगा, जगाएंगे आप स्वयं। और पॉजिटिव एफर्मेशंस करेंगे, चित्त को परिवर्तित करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो आप इसको, इस शक्ति को एक अच्छी जगह पर प्रयोग करेंगे, नहीं तो गलत जगह पर प्रयोग करेंगे। तो हमें अच्छी जगह पर प्रयोग करना है, हर रोज सत्संग सुनना, एफर्मेशंस करनी है। अब हम आते हैं विधि पे, गुरु परंपरा क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले हमारे को आहार से स्टार्ट करते हैं। आहार में हमें क्या क्या खाना है जो हमारे को कुंडलिनी शक्ति के जागरण में प्रयोग
करना है हमारे को कौन सा आहार, जो हमारे को उपयोगी होगा कुंडली शक्ति के जागरण में। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड, कम से कम कुक्ड फूड। यदि आप हो सके तो आप किसी आयुर्वेदाचार्य से मिलकर अपने पंच तत्वों को भी बैलेंस कर लेना। बहुत सी जगहों पे तो गुरु परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को कई प्रकार के नग अथवा कड़े अथवा मालाएं भी पहनवा देते हैं, जिससे जल्दी जल्दी कुंडली शक्ति जागृत हो। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आते हैं। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं योगासन। योगासन कौन कौन से हैं जो बेनिफिट करेंगे हमारे को कुंडली शक्ति को जागृत करने में। सबसे पहले जो मैं आपको विधि, मेन विधि वो बताऊंगा, वह आपने सिद्धासन अथवा पद्मासन में करनी है। तो पहला आसन वही हो गया। दूसरा आसन योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन आगे बेंड करके करते हैं, इसलिए रेचक करके करना। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, सीख लेना। तीसरा आसन है भुजंगासन, वह भी कई प्रकार से होते हैं, उसमें सांस को अंदर भर के पूरक करके किया जाता है। चौथा है चक्रासन, अर्धचक्रासन अथवा पूर्ण चक्रासन। पांचवा शीर्षासन अथवा सर्वांगासन। ये 5 प्रकार के आसन आपने हर रोज करने हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें, जलनेती आपने हर रोज करनी है और गज करनी। ढेर सारी पानी पिया और उल्टी कर दिया। 6 महीने में एक बार शंख प्रक्षालन यूट्यूब से सीख लेना। अगर शंख प्रक्षालन पॉसिबल ना हो तो 6 महीने में एक बार अनीमा ले लेना। अब हम आते हैं मेन विधि पे। पद्मासन अथवा सिद्धासन लगा लिया। अब हमने सुबह के टाइम, सपोज करो 7 बजे हमने स्टार्ट करते हैं अपनी साधना। 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हमने रेचक क्रिया करनी है। रेचक और कपालभाति नज़दीक की है। कपालभाति में क्या, जब हम सांस को छोड़ते हैं पेट अंदर होता है। रेचक में ऐसा नहीं है। रेचक में पेट का कोई काम नहीं है। हमने सिर्फ नासाग्र दृष्टि रखनी है। आंखें बंद भी हो जाए अगर करते हुए तो आंखें खोल लेनी है। बाय फोर्स हमारे को पूरा कंसंट्रेशन यहीं रखना है पूरे आधे घंटा। स्टार्टिंग में 5-10 मिनट से स्टार्ट करना और हफ्ते 10 दिन में ही आधे घंटे तक पहुंच जाना। रेचक कैसे करेंगे, पूरा टाइम यहां देखना है, आधा घंटा लगातार करते रहना। किसी को अगर ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा सावधानी से करना, कहीं बीपी हाई ना हो। और 8-10 मिनट से ज़्यादा तो करना ही नहीं, और बहुत सहजता से करना। अब हमने 7 से 7:30 रेचक क्रिया की। 7:30 से 8 बजे हमने, अथवा मतलब 7:30 रेचक क्रिया आधा घंटे करने के बाद 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हमने शांभवी मुद्रा में ध्यान में बैठे। शांभवी मुद्रा का भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर लेना। वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार। अगर आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, देख लेना। अब 8 बजे से 8:30 पहले हमने रेचक किया, अब पूरक करना है। रेचक में सिर्फ सांस को बाहर फेंक रहे थे ना, अब पूरक में अंदर लेना है। आप अंदर लीजिए, जैसे रेचक में बाहर फेंक रहे हैं अंदर अपने आप आ रहा है, ऐसी पूरक में अंदर लीजिए, बाहर अपने आप जाएगा। आधा घंटा ये किया और उसके 15-20 मिनट, आधा घंटे के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा हमने फिर से शांभवी मुद्रा में ध्यान। अब 7 से 8 था रेचक, 8 से 9 था पूरक, 9 से 10 चंद्र प्राणायाम होता है, एक चंद्र साधना होती है। मैं एक कभी उस पर भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। आज हम सिर्फ चंद्र साधना का प्राणायाम ले रहे हैं। चंद्र साधना में जब हम जैसे भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका ही करना है, परंतु आपको भी आपके श्वासों की आवाज ना आए। नासाग्र दृष्टि, इधर उधर नहीं देखना, आंखें बंद हो जाए तो भी यहां पे पूरा कॉन्शियस। जिनको बीपी हाई होता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको भी आपके श्वास की आवाज नहीं आएगी। कम से कम 15-20 मिनट से आधा घंटा ये करना है। उसके बाद फिर से शांति ध्यान। चौथा, जैसे आलोम विलोम करते हैं, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा। यहां पे क्या करना है, हमने सांस को भरना है पूरा दोनों नाक से, परंतु लेफ्ट को बंद, राइट को बंद, लेफ्ट को बंद, राइट को बंद, सांस भरते हुए, और ऐसे ही छोड़ते वक्त लेफ्ट को बंद, राइट को बंद, लेफ्ट को बंद, राइट को बंद। मैं करके दिखाता हूं। नासाग्र दृष्टि और ऐसे ही छोड़ना है। इस तरीके से करना। इससे क्या होगा, ये जितने भी प्राणायाम कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हम अपने कॉन्शियस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। अब
इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, पूरा टाइम, ये 4 तरह की साधना हुई, आधा घंटा रेचक, आधा घंटा पूरक, आधा घंटा चंद्र प्राणायाम और आधा घंटा जो ये मैंने आलोम विलोम टाइप, इसका नाम मुझे भी नहीं पता। साथ ही साथ हर आधे घंटे के बाद, प्राणायाम के बाद ध्यान, पूरा कॉन्शियस, ध्यान में भी खोना नहीं है, ध्यान में भी सतर्क रहना है। और इसके साथ साथ हमें और क्या प्रैक्टिस करनी है, जैसे कुछ मीठा ले लिया, मुंह में डाला, उसको टेस्ट करते रहो, बहुत देर तक उस मिठास का आनंद लेते रहो। बी कॉन्शियस। कुंडलिनी शक्ति का जागरण मीन्स हम सुपर कॉन्शियस लेवल पे जा रहे हैं। कॉन्शियस, मोर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, हम सुपर कॉन्शियस लेवल पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे हम जागरूक महापुरुष कहते हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। पानी मुंह में लिया, उसको चारों ओर अपने जो अंदर के मसल्स हैं, मुंह के अंदर के दांत, जीभ, हर जगह उसका आनंद लिया। हर चीज़ को फील करो, खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस हर टेस्ट का बहुत शांति से आनंद लो। उसके बाद जब भी आप कुछ सूंघते हैं, उस स्मेल का भी आनंद लो। जैसे फूल लिया, उसको थोड़ा दूर से सूंघा, आनंद लो उसका। प्लेजर, हर चीज का प्लेजर, शांति है, इस शांति का भी आनंद लो। कहीं कुत्ता भौंक रहा है, कहीं चिड़िया चहचहा रही है, गाय रम्हा रही है, हर किसी की ध्वनि का आनंद लो। नहा रहे हैं, पानी को स्पर्श का आनंद लो। शावर के नीचे बैठे, उस स्पर्श का आनंद लो। कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाओ पूरा टाइम। ये तो साधना का टाइम था, अब पूरा टाइम अपने सांस को छाती में लेना है और छाती से ही छोड़ना है। 24 घंटा करो, 3 दिन लगातार। उसके बाद 3 दिन करो, पेट में भरो, पेट से छोड़ो। पेट में जाता नहीं है सांस, तो हवा तो फेफड़ों में जाएगी, बस पेट फूलेगा, पेट छोड़ेगा। 48 घंटे ये करो। कॉन्शियस रहो, हर मसल के लिए कॉन्शियस। और हमेशा साधना दिन में 1 बार करनी, 2 बार नहीं करनी है, क्योंकि हमारे को मसल्स को रेस्ट भी देना है 24 आवर्स का। रेचक हमने सुबह कर लिया आधा घंटा, तो अब हमने अगले दिन सुबह 24 घंटे बाद करना है। मसल्स को फटीग में जाते हैं, उनको रेस्ट देना है। कहने का मतलब है, ये साधना करो 6 से 9 महीने में। पहले दिन से, अभी आप ये वीडियो देखते देखते भी आप ये करिए, देखिए आपको कितना लाभ होगा। अभी आपको कॉन्शियस लेवल, अपना अंदर का आनंद का लेवल सब कुछ बढ़ जाएगा। 6 से 9 महीने में तो आप खुद सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आप ये करिए, पूरा लाभ लीजिए। आगे में मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा, आप ये करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ। बहुत सेवा भी करना, अपने सत्संग ज़रूर सुनना, चित्त वृत्ति को ज़रूर बदलना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।